अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सबा, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम कंटिन्यू करेंगे आपके चैप्टर नंबर 6 को, जो कि है फूड एंड डाइट। सो लेट्स प्रोसीड टू द बोर्ड टू गेट ऑन विद आवर वर्क। सो इन द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था फूड एंड डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन क्या होती है, जेम्स लिंड का न्यूट्रिशन की दुनिया में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था जो कि था बैक्टीरिया एंड फूड के बारे में। I told you a lot of interesting things about bacteria and today we're going to learn about even more interesting things जो कि है about genetically modified food. So, without further ado, let's get on with our topic of the day. Genetically modified foods. Genetically modified foods are also known as GM foods. They have their genes altered or new genes added. They live in the cells of organisms and have instructions about how they should grow. This is done to improve the characteristics for an organism. One by one मैं आपको ये सारे के सारे characteristics और pointers explain करूंगी so that you understand कि genetically modified foods होता क्या है। नाम से you might be thinking कि ये तो इतना dry और complicated sound करता है, but actually it is one of the most interesting branches in biology that I personally love very much. तो genetically modified foods को हम GM foods भी कह सकते हैं। इसमें होता ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को या तो ऑल्टर यानी कि चेंज किया जाता है या फिर उनमें नए जीन्स ऐड किए जाते हैं। उसके अलावा ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन्स होते हैं ये ऑर्गेनिज्म के अंदर बड़े होते हैं और फिर उस ऑर्गेनिज्म को गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो किस तरह से ग्रो करें। ये अक्सर इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनिजम्स बेहतर तरीके से बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बड़े हो सकें। अभी भी आप शायद बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये जीन्स क्या होता है, इनकी ऑल्टरेशन क्या होती है, ट्रेट्स क्या होते हैं, एंड विच इज व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरी बिट टू यू। हर इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि आप सब ऑलरेडी जानते होंगे। उन सेल्स के अंदर बेसिकली हमारे जीन्स मौजूद होते हैं। वो जो जीन्स होते हैं उनसे डिफाइन होता है कि हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स क्या होंगे, यानी खूबियां या खसूसियात क्या होंगी। सो इफ आई हैव ब्राउन हेयर, मेरे सेल्स में एक जीन है जो मेरे पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ है, जिसमें ये इंस्ट्रक्शन है कि मेरे बाल ब्राउन होने चाहिए, मेरी आंखें ब्राउन होनी चाहिए, मेरी हाइट क्या होनी चाहिए। साइंस ने क्या किया? साइंस वाज वेरी क्लेवर टू लर्न टू मॉडिफाई दीज जीन्स। मॉडिफाई यानी कि चेंज करना। उन्होंने कहा कि अगर सारी इंस्ट्रक्शंस जीन्स के थ्रू ही आ रही है तो क्यों ना हम जीन्स को ऑल्टर करें और बेहतर से बेहतर ऑर्गेनिज्म क्रिएट करें। ऐसा ज्यादातर अभी प्लांट्स की दुनिया में ही हो रहा है क्योंकि इंसानों के साथ ये करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग प्लांट्स मेनली बट आल्सो अदर एनिमल्स जिनमें ये फिनोमेना इस्तेमाल किया गया है। Since everything is clear on this board, I hope you don't have any confusions. We will be moving to the second board for the day. इसमें थोड़ा और डिटेल से बताया हुआ है कि बेसिकली मॉडिफिकेशन में होता क्या है। होता ये है कि ज्यादातर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं, as I mentioned earlier as well. Sometimes genes are taken from bacteria. Oh, that's an interesting one. क्योंकि लास्ट टाइम ही हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया हार्मलेस होते हैं, यहाँ तक कि कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं। तो आई थिंक इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जिससे हमें फायदा होता है, जिससे हम जीन्स लेके प्लांट्स में ट्रांसप्लांट करते हैं और फिर बेहतर प्लांट्स उगाने के काबिल होते हैं। Genes are put into the plant grows according to the new gene. तो हुआ क्या कि आपने एक अच्छे वाले प्लांट के जीन्स या फिर किसी अच्छे से बैक्टीरिया के जीन्स लिए, उनको प्लांट्स में डाला और फिर प्लांट्स उस हिसाब से ग्रो किए बेहतर कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो आप समझें कि एक प्लांट का सीड है, उसमें जीन्स हमने खुद इंसर्ट किए हैं। जब वो सीड हम सो करेंगे और उसमें से प्लांट ग्रो करेगा तो उसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हमने उस जीन में से लिए थे। उस जीन में से हम कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि हम बैक्टीरिया लेते हैं। अगर बैक्टीरिया के अंदर कोई बहुत अच्छी खसूसियत है, जैसे कि वो बहुत लंबे देर तक खुश्की को बर्दाश्त कर सकता है, तो हम उसका जीन बाहर निकाल लेते हैं। वी इजेक्ट इट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रेनस प्रोसेस इन अ लेबोरेटरी। जब वो हो जाता है फिर हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं प्लांट्स के जेनेटिक सिस्टम में और फिर प्लांट्स जो हैं वो उस तरह से उस जीन के थ्रू ग्रो करते हैं। The transplanted gene is responsible for a particular trait. Every gene is responsible for a different trait. Trait is a very important term. ये होती है खसूसियत। हमारे अंदर हमारे जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो सारे के सारे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स या अलग अलग ट्रेट्स हैं जिनको हम उर्दू में खसूसियात बोलते हैं। तो प्लांट्स के साथ भी यही होता है।
जो जीन मैंने बैक्टीरिया से निकाला है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो जाकर प्लांट में वही ट्रेट को इफेक्ट करेगा। ये नहीं है कि अगर मैं किसी लंबे बालों वाले जीन को निकालती हूँ या रेड कलर के टमेटो वाले जीन को निकालती हूँ तो वो जाकर अलग अलग चीजों को इफेक्ट करेगा, यानी प्लांट की हाइट को या प्लांट के लीफ साइज को। नो, इट विल ओनली इफेक्ट द पर्टिकुलर ट्रेट जिसके लिए मैंने वो जीन निकाला है। अब उसकी कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। A gene from a plant that can grow well in a drought can be placed in a plant that cannot survive a drought. एक drought क्या होता है? A very long period of dryness. एक बहुत लंबे अरसे तक जो कहीं खुश्की रहती है, यानी बारिश नहीं होती, पानी नहीं मिलता प्लांट्स को, तो उसको हम कहते हैं ड्राउट। और ड्राउट जो है उसमें हर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। अक्सर प्लांट्स खुश्की में पानी के बगैर मर जाते हैं। हम इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? साइंस ने ये तरीका निकाला कि कुछ प्लांट्स हैं जो ड्राउट में काफी अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। शायद उनकी पानी की नीड उस तरह से नहीं होती जिस तरह बाकी प्लांट्स की नीड होती है, तो वो करते क्या है, वो उस प्लांट से उसका जीन निकालते हैं जो कि ड्राउट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, उससे उसका जीन निकाला और फिर उस जीन को उन्होंने एक ऐसे प्लांट में डाल दिया जो कि नहीं सर्वाइव कर सकता। इससे क्या हुआ, जो प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता था खुश्की में, उसके अंदर अब ऐसा जीन आ गया है जब वो ग्रो करेगा तो वो कर पाएगा और इस तरह वो प्लांट ज्यादा देर जिंदा रह सकेगा, ज्यादा देर फल प्रोड्यूस कर सकेगा, या जो भी बेहतरी वो हमें इंसान उससे लेते हैं वो उससे ज्यादा ड्यूरेशन के लिए प्रोड्यूस कर सकेगा, रिगार्डलेस और नॉट कि वहां पर पानी अवेलेबल है या नहीं। A gene from the plant of a very red tomato can be transplanted in one without red tomatoes. इसी तरह होता है कि आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स के टमाटर इतने फीके से रंग के होते हैं, and you look at them and you just don't find them attractive enough to buy them. हालांकि कुछ टमाटर होते हैं कि लाल लाल गोल गोल, और आपकी अम्मी भी आपको कहकर भेजती हैं अगर कभी आप कहीं सब्जी लेने जाएं कि अच्छे लाल लाल टमाटर ढूंढ कर लाना। अब साइंस ने सोचा कि कोई भी फीके रंग वाला टमाटर तो लेना ही नहीं चाहता, एवरीबडी वांट्स रेडिश टमेटोज। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये तरकीब निकाली कि आप एक रेड टमेटो वाले प्लांट से उसका जीन ले लो और फिर वो जीन एक ऐसे प्लांट में डाल दो जिसके टमेटो शायद उतने रेड नहीं हैं। उससे क्या होगा कि अब दूसरा प्लांट भी रेडर टमेटोज प्रोड्यूस करेगा एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड देम मोर अट्रैक्टिव एंड दे विल बी मोर जूसी एज वेल। इससे फायदा क्या हुआ फार्मर्स को, वो बेहतर टमाटर उगा सके। जब वो बेहतर टमाटर उगाएंगे तो वो ज्यादा लोग उनसे खरीदना चाहेंगे और इससे फार्मर्स फाइनेंशियली बहुत बेनिफिट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले बोर्ड पे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने एक जीन अगर एक प्लांट से निकालकर दूसरे प्लांट में डाला है तो बस वही प्लांट उस नए जीन के साथ ग्रो करेगा, बल्कि उसकी सारी अगली जनरेशंस बाद में अब वो जीन उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुका है। अब वो उसी जीन के हिसाब से एक्ट करेगा और बेशक उसके जितने भी फ्यूचर जनरेशंस होंगी उन सब में उसका वो जीन पास ऑन होगा और वैसे ही प्लांट्स उगेंगे। तो एक लाल टमाटर वाला जो दरख्त है वो अपने फ्यूचर जब बाद में उसका सीड कहीं और लगाया जाएगा तो उससे भी एक लाल टमाटर वाला दरख्त ही निकलेगा। सो द साइकिल विल नॉट स्टॉप, इट विल कीप ऑन गोइंग ऑन। इज दिस गुड और बैड? नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइंस में अक्सर इस तरह होता है कि लोग नई चीजें इन्वेंट करते हैं लेकिन फिर काफी देर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये अच्छी चीज है या बुरी चीज। और हर चीज के प्रोज और कॉन्स यानी फायदे और नुकसान साइंस में आपको नजर आते हैं, तो आप फिर डिसाइड करते हो कि क्या इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान ज्यादा हैं, हमें इसे यूज करना चाहिए या नहीं। इस सिलसिले में बहुत सारे लोगों की बहुत सारे अलग अलग ओपिनियंस हैं और हम उन सबको कंसिडर करेंगे और मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगी। जो इसके साथ हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, जो कहते हैं कि हाँ जेनेटिकली मॉडिफाई करना चाहिए प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स को, वो ये क्यों कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। पहला फायदा वो कहते हैं दे हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज ग्रो मोर फूड फॉर देयर पॉपुलेशन। उनका कहना यह है कि जो कंट्रीज अभी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई, जो अभी तक बन रही हैं, जैसे पाकिस्तान भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत अमीर कंट्री नहीं है, तो उनको अपनी पॉपुलेशन के लिए खाना बनाने में मसला होता है। उसके लिए वो इस तरह प्लांट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और ज्यादा खाना प्रोड्यूस करने के लिए उनको ऑल्टर कर सकते हैं। इससे वो अपनी पॉपुलेशन के लिए ज्यादा जल्दी और ज्यादा बेहतर खाना बना सकेंगे। उनका दूसरा पॉइंट ये है कि दे इनेबल क्रॉप्स टू विथस्टैंड हार्श क्लाइमेट्स। जैसे कि हमने ड्राउट की बात की, ड्राउट का मतलब एक बहुत लंबे अरसे तक खुश्की रहना। हर प्लांट इसमें सर्वाइव तो नहीं कर सकता। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा तूफानी बारिशें कहीं हो रही हो तो प्लांट उसको भी सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर कहीं पे बहुत ही आइसी कोल्ड क्लाइमेट हो तो प्लांट उसको भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा।
तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दें ताकि वो इन सब क्लाइमेट चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके, उनको टॉलरेट कर सके और विथस्टैंड कर सके और उनके बावजूद अपनी प्रोडक्शन और अपनी ग्रोथ को कंटिन्यूड रखे। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि अच्छा तो यही है ना कि प्लांट मरे ना और आप उसको ज्यादा देर जिंदा रख सकें, तो इस वजह से आप उसको मॉडिफाई कर दें ताकि वो बेशक जैसा भी मौसम हो वो उसको विथस्टैंड और टॉलरेट कर सके। They help plants to withstand harmful viruses, bacteria and fungi. अब बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ मौसम का ही मसला नहीं होता, प्लांट्स को बैक्टीरिया, फंजाई और वायरस भी इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया के बारे में हमने पिछले लेसन में बात की थी, फंजाई हम ऑब्वियसली आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे और वायरस आपको पता ही है अलग अलग छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो काफी ज्यादा इश्यूज और हेल्थ हैजर्ड्स कॉज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो कि वो किसी बैक्टीरिया या वायरस से इफेक्ट ना हो, तो इससे ये होगा कि वो उसको बीमारी नहीं लगेगी, वो खराब नहीं होगा और आपको उसको हटाना नहीं पड़ेगा। Another way of keeping the plant live longer and being able to make it produce more and more food. They make it possible for plants to grow without pesticides. Pests क्या होते हैं? You must have heard the term, think about it. Okay, I hope you gave it a go. तो पेस्ट्स होते हैं इंसेक्ट्स, छोटे कीड़े मकोड़े जो प्लांट्स को अक्सर डैमेज करते हैं क्योंकि वो भी प्लांट से अपना खाना सीख करते हैं। तो हम क्या बात करें कि कभी कभी हम प्लांट्स को इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं कि उनको पेस्टिसाइड्स की जरूरत ही ना पड़े। अब पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स होते हैं उन कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो प्लांट्स पे स्प्रे किया जाता है। अब अक्सर प्लांट्स पे वो स्प्रे जब करते हैं तो क्या होता है कि वो स्प्रे उसी पे रह जाता है और जब इंसान खाते हैं तो उससे उनकी तबीयत खराब होती है क्योंकि वो पेस्टिसाइड्स वाला प्लांट खा रहे हैं। तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप प्लांट को ही जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो, उसको ही पेस्टिसाइड्स की जरूरत ना पड़े। जब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपको उस पर स्प्रे नहीं करना पड़ेगा और इनडायरेक्टली ह्यूमंस को वो कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा। आई नो दिस इज अ बिट टू मच टू टेक इन, बट इफ यू रिव्यू दिस लेक्चर आपको समझ आएगा कि इतनी मुश्किल टर्म्स नहीं है, बल्कि आप इनको हर रोज सुनते हैं, आपको सिर्फ अभी इनको कंसेप्चुअलाइज करना नहीं आया, जो कि हम विद लेक्चर बाय लेक्चर कर लेंगे। सो लेट्स मूव टू द फोर्थ वर्ड ऑफ द डे। So now that we have discussed कि genetically modified foods के advantages क्या होते हैं, we should also consider कि उसके negatives क्या होते हैं। And opponents यानी कि मुखालिफों ने कई points raise किए हैं कि genetically modified foods को use नहीं करना चाहिए और उसकी वजह ये है। Opponents say they are bad because they interfere with natural food chains. Natural food chains यानी जो कुदरत का निज़ाम है, जो कुदरती food chains हमारे इर्द गिर्द present हैं, obviously जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स उनको ऑल्टर कर देते हैं क्योंकि कुदरती निज़ाम तो यही है कि बीज साइड पर गिरा और उसी तरह का एक और प्लांट ग्रो कर दिया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक खुद से बनाया हुआ, क्रिएट किया हुआ जीन प्लांट कर रहे हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि इस तरह नेचर की चीज के साथ इंटरफेयर करना इज नॉट आइडियल और हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, वरना आगे जाके शायद उन्हीं प्लांट्स की जनरेशंस को इश्यू हो और वो अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट से कोप ना कर सकें। द सेकेंड पॉइंट इज they cause new allergies to develop in humans, which is highly possible। जब एक चीज इंसानों ने खुद क्रिएट की है, एक किस्म का जीन बनाया है, उसको प्लांट्स में डाला है और फिर उन प्लांट से ग्रो होने वाले फूड को खाया है, तो काफी हद तक पॉसिबल है कि इंसान जो है इससे नई नई एलर्जीज या बीमारियां एक्वायर कर सकें, क्योंकि हर वक्त तो हमें नहीं पता कि क्या ये चीज बिल्कुल आइडियल है। हम तो नेचुरल चीज खाते आ रहे हैं और अब जब हम उसको चेंज करके खा रहे हैं तो इट इज पॉसिबल कि कुछ इंसानों को वो चीजें सूट ना करें, उनमें एलर्जीज या डिजीजेस ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाएं। Have not been tested enough to ensure that humans will not be harmed. It is in relevance with the topic that we did above कि highly possible ये भी है कि ये तो इतने टेस्ट ही नहीं हुए कि हम डिसाइड कर सकें कि ह्यूमंस की कंजम्पशन के लिए ठीक भी हैं या नहीं, क्योंकि अभी तो हम इनकी इनिशियल यानी कि शुरुआत की स्टेजेस पर हैं। अभी हम इनको कंज्यूम करना शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इनके लॉन्ग टर्म में या आगे चलकर क्या नुकसानात हो सकते हैं इंसानों को। Are expensive to produce. A very fair argument. ये भी तो मसला है कि इतना महंगा होता है एक प्लांट का जीन निकाल कर लेबोरेटरी में उसको दोबारा से क्रिएट करके दूसरे प्लांट में इंजेक्ट करके उस प्लांट को ग्रो करना, राइट? Not everybody has that kind of money and not everybody wants to invest that kind of money. इस वजह से इतने एक्सपेंसिव प्रोसीजर से बेहतर है कि आप अच्छे वाले प्लांट्स को यूज कर लें और जो प्लांट्स आपके मयार पर पूरे नहीं उतर रहे उनको यू जस्ट लेट देम बी। However, We are not decision makers. हम नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि ये फिनोमेना सही है या गलत, हम सिर्फ इसकी दोनों साइड्स को वे कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं।
I hope that some of you grow up to become very interesting genetic engineers and that you learn more about this, and I'll always be here to guide. I hope that some of you grow up to become genetic engineers and understand कि ये phenomena actually होता क्या है, and by the time we're able to understand कि क्या ये वाकई फायदेमंद है या नुकसानदेह. But until then, we should keep on learning and keep on growing. So, see you in the next lesson. Allah Hafiz.